प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान के अंतर्गत आयकर को आज के इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। आज के इस क्लास में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसको सबसे पहले मैं इन बिंदुओं को एक एक करके बता देता हूं। तो सबसे पहले है कर क्या होती है उसको देखेंगे, आयकर क्या होती है उसको देखेंगे, फिर आयकर के साथ साथ उपकर क्या होती है वो देखेंगे, पैन कार्ड किसे कहते हैं और कौन जारी करता है ये सब देखेंगे। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष वो देखना है हमको, और इसके पश्चात आयकर में छूट किसमें हमको प्राप्त होती है उसको देखेंगे। इसके पश्चात मैं एक उदाहरण के माध्यम से मैं आयकर को समझाने का प्रयास करूंगा। सरकार जो है बहुत सारे विकास कार्य और जन कल्याण कार्य करती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि ये धन सरकार जो है कहाँ से प्राप्त करती है। तो धन प्राप्त करने के लिए वो हमसे जनता से कर लेती है, आयकर के रूप में या फिर बिक्री कर के रूप में या फिर संपत्ति कर के रूप में हमसे जो है कर लेती है। तो कर की यह प्रथा जो है अभी से नहीं है, बहुत पहले से जब राजा महाराजा हुआ करते थे उसी समय से कर की यह प्रथा चली आ रही है। तो राजा जो है वो प्रजा से कर लेती थी। प्रजा जो है अपनी उपज का आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा या फिर 1/4 हिस्सा राजा को जो है वो कर के रूप में देती थी। तो पहले देखते हैं कर क्या होती है। कर जो है सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या अन्य संस्था द्वारा दी जाने वाली की एक अधिभार या धन है, इसको कर बोलते हैं, टैक्स बोला जाता है। अब आगे देखते हैं आयकर क्या होती है। भारत सरकार को आय के विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त आय होती है उन एक बड़ा हिस्सा जो है वो आयकर से प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त होती है वो सरकार को आयकर से प्राप्त होती है। तो आयकर देख लेते हैं क्या होता है। आयकर किसी व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में अर्जित किया गया आय है उस पर जो कर लगता है वही जो होता है वो आयकर होता है। तो सरकार जो है आयकर प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। उस सीमा से यदि आपकी आय अधिक है तो सरकार को जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि उस न्यूनतम सीमा से यदि कम है तो किसी भी व्यक्ति, उद्योग या संस्था को टैक्स जो है का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस आय पर एक और कर लगाती है जिसे हम उपकर कहते हैं। जैसे शिक्षा उपकर, आज जो है सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कर रही है। शिक्षा में बहुत ज्यादा खर्च सरकार जो है कर रही है। तो अभी देख रहे हैं हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बांट रही है और गणवेश का वितरण कर रही है। तो इन सब के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए शिक्षा पर एक उपकर लगाती है। तो माध्यमिक शिक्षा पर 2% है, उच्च शिक्षा के लिए 1% लगाती है, अर्थात शिक्षा में कुल 3% उपकर जो है वो सरकार लगाती है। अब आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा गठित एक आयकर विभाग होती है। आयकर विभाग जो है आयकर दाताओं से आयकर प्राप्त करती है। आयकर दाताओं से आयकर प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या आयकर विभाग जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसे स्थायी खाता संख्या कहते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर पेन कहा जाता है। आज जो है वो सभी बैंकों में पेन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बैंकों को आयकर दाताओं की पहचान करने में सुविधा होती है। अब आगे देखते हैं वित्तीय वर्ष।
तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो समस्त स्रोतों से जितना आय अर्जित करते हैं उस आय पर उस अवधि में आयकर देना होता है, तो वही जो अवधि होता है वो वित्तीय वर्ष कहलाती है। अब आगे देखते हैं, आयकर अधिनियम 1961 का धारा 80C के तहत किसी भी आयकर दाताओं को आयकर में छूट मिलती है, 1.5 लाख तक आयकर में छूट मिलती है। तो देखते हैं किसमें आयकर में छूट मिलती है। तो सबसे पहले भारतीय जीवन बीमा LIC में यदि कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है तो आयकर में उसको छूट मिलती है। दूसरा है सामान्य भविष्य निधि में यदि वो जमा करता है तो उसको छूट मिलती है। साथ ही साथ सावधि जमा खाता में फिक्स्ड डिपॉजिट यदि बैंक में वो लेता है तो इसमें आयकर में भी आपको छूट मिलती है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष में किसी भी फंड में यदि आप दान करते हो, तो चाहे वो अनाथ आश्रम हो, तो चाहे वृद्धा आश्रम हो, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, उसमें आप यदि आप दान करते हो तो उसमें भी आयकर में आपको छूट मिलती है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% आप टैक्स फ्री रहता है, कर मुक्त रहता है, और अनाथ आश्रम या फिर वृद्धाश्रम में 50% की छूट उसमें रहती है। यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष में मान लो 50,000, एक वर्ष में 50,000 यदि आप दान कर रहे हो, आपका वार्षिक आय यदि 3 लाख है तो 3 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख में 50,000 उसमें घट जाएगा तो आपको 2.5 लाख पर ही आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। चलिए एक प्रश्न ले रहा हूँ, इस प्रश्न के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा आयकर को। तो सबसे पहले हम 6 स्टेप होता है। तो सबसे पहला है हम कुल वार्षिक आय हमको निकालनी है। उसके बाद कुल जमा राशि, आयकर जो दाता है वो किसमें जमा करता है पैसा, उसको देखेंगे। उसके बाद जितना जमा करता है उसमें कुल वार्षिक आय में घटा देंगे तो ये कर योग्य आय निकल जाएगी। तो तीसरा हम निकालेंगे कर योग्य आय। चौथा जो है देय आयकर, आयकर की दर के अनुसार देय आयकर निकालेंगे। और पांचवा है शिक्षा उपकर, 3% दिया जाता है तो शिक्षा उपकर निकालेंगे, देय आयकर पर 3% निकलता है। छठवा जो है कुल देय आयकर, देय आयकर में हम शिक्षा उपकर को यदि जोड़ देंगे तो कुल देय आयकर निकल जाएगी। तो सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ता हूं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपए थी। उसने 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। तो देय आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि या जीवन बीमा आदि में निवेशित राशि का अधिकतम 1 लाख रुपए कर मुक्त हो। आयकर की दरें जो है निम्नानुसार है। कर योग्य सीमा और आयकर की दरें 2 लाख तक कोई आयकर नहीं, 2 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक 10% आयकर देना होगा, और 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 20%। शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं वार्षिक आय। इस शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय क्या है? तो एक वर्ष में जितना वो आय अर्जित करता है वो कहलाता है वार्षिक आय। तो इसमें वार्षिक आय दिया हुआ है 3,60,000 रुपए। तो वार्षिक आय इस शासकीय कर्मचारी का वार्षिक आय 3,60,000 रुपए हो जाएगी। तो पहला स्टेप है कुल वार्षिक आय। तो पूरा लिख देते हैं।
शासकीय, पहला शासकीय कर्मचारी का कुल वार्षिक आय, तो ये होगा 3,60,000 रुपए। चलिए दूसरा स्टेप है कुल जमा राशि। तो सबसे पहले देखते हैं किस किस पे जमा करता है, उसके पश्चात सबको जमा राशि को जोड़ देंगे तो कुल जमा राशि निकल जाएगा। तो पहला जीवन बीमा में जमा करता है शासकीय कर्मचारी जो है वार्षिक प्रीमियम, याद रखेंगे वर्ष में जमा करता है 20,000 रुपए। यदि मासिक लिखा रहता तो उसको 12 से गुना करते हैं, क्योंकि इसमें वार्षिक लिखा है, एक वर्ष में वो जो है LIC में भारतीय जीवन बीमा में जमा करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवन बीमा, जीवन बीमा प्रीमियम, ये हो जाएगा 20,000 रुपए। दूसरा जो होगा 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि। तो चूंकि ये भविष्य सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह जमा करता है 4,000, इसीलिए हमको चूंकि वार्षिक आय पर ही हमको आयकर देना पड़ता है, इसलिए वर्ष में एक वर्ष में कितना वो पैसा भविष्य निधि में उसका जमा होगा वो हमको निकालनी है। तो एक महीने में 4,000 जमा करता है, तो 12 महीने में अर्थात एक वर्ष में कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 12 चौक 48, 48,000 रुपए हो जाएगा, याद रखेंगे। और हाँ बस इतना ही। अब कुल जमा राशि हो जाएगा, कुल जमा राशि दोनों को जोड़ देंगे तो 20,000 प्लस 48,000 तो हो जाएगा 68,000। तो कुल जो है वो भारतीय जीवन बीमा और सामान्य भविष्य निधि में कुल 68,000 रुपए जमा करता है। तो अब जो है शासकीय कर्मचारी को 3,60,000 रुपए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब उसमें 68,000, इसमें 68,000 जो है वो घट जाएगा, चूंकि छूट की जो सीमा है वो 1 लाख है, तो 1 लाख से कम है, इसलिए 68,000 इसमें से घटेगा। यदि मान लेते हैं जमा राशि 1,10,000 यदि होता तो 1,10,000 इस वार्षिक आय में से नहीं घटता, क्योंकि अधिकतम सीमा जो है छूट की वो 1 लाख है, इसीलिए 1 लाख ही इसमें से घटता, ये याद रखेंगे। चलिए अब घटा देंगे। तीसरा जो होगा वो कर योग्य आय होगा, कर योग्य आय तीसरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। कर योग्य आय, कर योग्य आय मतलब ऐसा है जिसमें वो कर देगा, टैक्स देगा। तो 3,60,000 रुपए में से वो टैक्स नहीं देगा, क्योंकि उसकी जमा राशि 68,000 है, तो 68,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। 3,60,000 ऋण 68,000 ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें बचेगा 2,92,000 रुपए, ये बचेगा। तो 2,92,000 में से ही इस राशि पर ही सरकार को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। चलिए 3 स्टेप हो गया, की ओर बढ़ेंगे। देय आयकर, चलिए अब 2,92,000 आयकर की दरें देखते हैं जो दिया हुआ है प्रश्न में, किस दायरे में आता है, किस सीमा में आता है। तो 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2 लाख से 5 लाख के बीच यदि आपकी कर योग्य आय है तो आपको 10% देना पड़ेगा। तो अधिकतम सरकार जो है वो टैक्स देने की, कर देने की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। उस सीमा से यदि आपकी आय अधिक है तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका, इस शासकीय कर्मचारी का जो वार्षिक आय है 2,92,000 है, तो 2 लाख से 5 लाख तक 10% है। तो देखते हैं कि 2 लाख से कितना अधिक है। तो यह कैसे पता चलेगा,
तो 2,92,000 में 2 लाख को घटाएंगे तो जितना अधिक है, 2 लाख से जितना अधिक है वो निकल जाएगा। तो चलिए उससे अधिक आय पर ही सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो घटा देते हैं। चौथा स्टेप देय आयकर, तो 2,92,000 ऋण 2 लाख, इकाई सैकड़ा हजार दस लाख, 2,92,000 में 2 लाख हटा देंगे। इसका जो है हमको 10% लेना है, तो 2,92,000 में 2 लाख हटाएंगे तो 92,000 आ जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है? गुना प्रतिशत। प्रतिशत मतलब उसको 100 से भाग कर देंगे, ये कटा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो हमको कितना बचा? इकाई दाय सैकड़ा हजार, 9,200 रुपए ये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा उपकर और देना पड़ता है 3%, तो देय आयकर पर ही शिक्षा उपकर लगता है, तो इस 9,200 रुपए का 3% और निकालेंगे। तो 5वां स्टेप हो जाएगा शिक्षा उपकर, इसको निकाल लेते हैं। चलिए शिक्षा उपकर 9,200 का 3%, तो 9,200 का अर्थ होता है गुना 3%, मतलब 100 से भाग कर देंगे, ये हो गया, ये 0 बटा ये 0, ये 0 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, तो 276 रुपया सरकार को और शिक्षा उपकर के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल देय आयकर इन दोनों को जोड़ देंगे, 9,200 तो देगा, साथ साथ शिक्षा उपकर और देगा, शासकीय कर्मचारी जो है 276। तो 6वां जो स्टेप है कुल देय आयकर, कुल देय आयकर, तो दोनों को जोड़ देंगे, किसको किसको? देय आयकर और शिक्षा उपकर को, तो 9,200 धन 276, तो ये हो जाएगा 6 7 2 2 4 9,476 रुपए शासकीय कर्मचारी को देना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम आयकर की गणना किस प्रकार करते हैं उसको देखे हैं।